आज की कहानी है भाभी से मिलकर कैसा लगा भावना को। भावना की ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। पीछे छूटते जा रहे थे खेत खलिहान, नदी नाले और ताल तलैया। मन अंदर से गुदगुदा रहा था क्योंकि वह बच्चों के साथ 2 बरसों के बाद अपने मायके जा रही है, अपने भाई अक्षत की कलाई पर राखी बांधने। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ उसका मन भी पिछली यादों में उलझ गया। एक समय था जब वो महीनों पहले से रक्षाबंधन की प्रतीक्षा बहुत बेकरारी से किया करती थी। वे 5 बहनें और एक भाई था। भाई के जन्म के पहले न जाने कितने रक्षाबंधन बिना किसी की कलाई पर राखी बांधे ही बीते थे। उसके 5 बहनों के जन्म के बाद भाई अक्षत का जन्म हुआ था। सबसे बड़ी बहन होने के नाते उसने अक्षत को बेटे की तरह ही गोद में खिलाया था। सो शादी के बाद शुरू के 4-5 वर्षों तक, जब तक उसके बच्चे छोटे रहे, वो बहुत ही चाव से हर रक्षाबंधन पर माँ बाबूजी के निमंत्रण पर मायके जाती रही थी। उसे आज तक भाई के विवाह के बाद पड़ा पहला रक्षाबंधन अच्छी तरह याद है। पति दिवाकर ने कितना मना किया था कि देखो, अब अक्षत का विवाह हो गया है। एक बहू के आने के बाद तुम्हारा वो पुराना राजपाट गया समझो। अब किसी के ऊपर तुम्हारा पुराना दबदबा नहीं चलने वाला। अब तो बस साल भर में महज एक मेहमान की तरह कुछ दिन ही मायके के हिसाब में रखा करो, वो भी तब जब भाभी तुम्हें खुद निमंत्रण भेजे आने का। लेकिन काश तब उसने पति की बात को खिल्ली में ना उड़ाकर गंभीरता से लिया होता, तो ननद व भाई भाभी के नाजुक रिश्ते में दिल को छलनी कर देने वाली वो दरार तो न पड़ती। हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी माँ बाबूजी का दुलार भरा खत आया था, जिसमें उन्होंने उसे रक्षाबंधन पर बुलाया था। भाभी के सामने पहले रक्षाबंधन पर जा रही हूँ, ये सोचकर उसने अपने बजट से कहीं ज्यादा खर्च भाई के लिए काफी महंगी पैंट शर्ट और भाभी के लिए बहुत बढ़िया खालिस सिल्क की साड़ी व मोतियों का सुंदर जड़ाऊ सेट खरीदे थे। मायके पहुंचते ही माँ बाबूजी व भाई ने हमेशा की तरह ही पुलकित मन से भावना और दोनों बच्चों का सत्कार किया था। लेकिन जिस चेहरे को अपने स्नेह दुलार ममता के रेशमी जाल में हमेशा के लिए जकड़ने आई थी, ननद भाभी के रिश्ते को नया रूप देने आई थी। घर पहुंचने के घंटे भर बाद तक भावना को वो चेहरा नजर नहीं आ पाया था। वो अपनी उत्सुकता को और न दबा पाते हुए झट से भाई से बोल पड़ी थी, अरे अक्षत, तेरी बहू नहीं दिखाई दे रही। इस बार तो मैं उसी से मिलने और दोस्ती करने आई हूँ, वरना तेरे जीजा तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। ड्राइंग रूम में बैठे लोग बातें कर रहे थे कि भावना अपनी आदत के अनुसार धड़धड़ाती हुई नई बहू के शयन कक्ष में बिना खटखटाए ही घुस गई थी। बहू के खूबसूरत चेहरे को देखते ही भावना ने झट से उसे बाहों में भर लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, पर भाभी के चेहरे पर भावों को देखकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो ये कहकर कमरे से बाहर आ गई थी, वाणी, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तो तुमसे बातें करने को बुरी तरह से छटपटा रही हूँ। वापस आकर भावना यात्रा से पैदा हो आई थकान को अपनों के बीच बैठ माँ के हाथों की बनी मसाले वाली सौंधी सौंधी महक वाली चाय के घूंटों से मिटाने का प्रयत्न कर रही थी। साथ ही साथ उसकी नजरें नई बहू से मिलने व बतियाने की ख्वाहिश में बार बार दरवाजे पर झूलते पर्दे की ओर खींची जाती थी। लेकिन पौना घंटा बीतने पर भी वाणी कमरे से बाहर नहीं आई थी। अक्षत भी बीच में उठकर शायद वाणी को ही बुलाने चला गया था, लेकिन वह भी इस बार तनिक असहज मुद्रा में ही वापस लौटा था। तकरीबन 1 घंटे बाद वाणी अपने कमरे से बाहर आई थी, पूरी तरह से सज धज के साथ। साड़ी से मेल खाती चूड़ियां, बिंदी, यहाँ तक कि गले और कान के गहने भी उसकी साड़ी से मेल खा रहे थे, जिन्हें देखकर बिना सोचे समझे वो ये पूछने की गलती कर बैठी थी, ये क्या वाणी, कहीं जा रही हो क्या, जो इस तरह तैयार होकर आई हो। इतनी देर तक प्रतीक्षा करवाकर बाहर आने की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ खिन्न मन से भाई भी बोल पड़ा था, अरे दीदी, इसकी कुछ न पूछो।
आधा दिन तो इसका मेकअप करने में ड्रेसिंग टेबल के सामने ही गुजर जाता है। उसने साफ देखा था। भाई के यूं बोलने से वाणी का चेहरा गुस्से से तन गया था और किंचित रोष से भरकर उसने अत्यंत तलख व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया था। बचपन से हमारी माँ ने हमें यही आदत डाली है कि ड्राइंग रूम में बिना सलीके से तैयार हुए कभी कदम तक नहीं रखना है। हमारे यहाँ तो काफी ऊंचे तबके के लोगों का उठना बैठना रहता है। कभी जिला जज आए होते हैं तो कभी पुलिस अधीक्षक। रोजाना एक आध मंत्री भी आए ही रहते हैं। अब इतनी ऊंची ऊंची हस्तियों के सामने यो लल्लुओं की तरह तो नहीं जा सकते ना। ये कहते हुए बरबस ही उसकी निगाह भावना के रेल सफर के दौरान हुए धूल धूसरित कपड़ों पर पड़ गई थी और भावना शायद पहली बार कपड़ों के प्रति अपनी लापरवाही भरे व्यवहार से असहज हो उठी थी। उसे आज तक याद है, पहुंचने के अगले ही दिन भाई के ऑफिस जाने के बाद वो भाभी से बातचीत करने के उद्देश्य से उसके कमरे में जाकर बैठी थी। वाणी अपने शोध प्रबंध लिखने के लिए पढ़ने में तल्लीन थी। उसने भाभी से बातचीत शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन वाणी की उदासीन हाँ हूँ ने उसे आखिरकार लौट आने को विवश कर दिया। दिन ढले तकरीबन 4 बजे वाणी के सोकर उठने के बाद वो फिर बोली थी। वाणी, फ्रेश होकर बाहर ही आ जाओ। पर वाणी की रोबीली और दो टूक बातें सुनकर माँ बेटी के चेहरों का रंग ही उड़ गया था। भावना को पहली बार एहसास हुआ कि वाणी की बात से उसके उच्च अभिजात्य परिवार के होने के दम की झलक आ रही है। वो तो खैर ननद है उसकी। भविष्य में गिनती के दिनों के लिए गाहे बगाहे महज एक मेहमान की हैसियत से ही वाणी से मिलने की संभावना थी। लेकिन माँ के अत्यंत लाड दुलार के बावजूद वाणी उन्हें एक बड़े बुजुर्ग का मान नहीं दे रही थी। विवाह के इतने महीने गुजर जाने के बाद तक उसने रसोई में कदम नहीं रखा था। माँ ने ही भावना को बताया था कि उसकी रसोई के प्रति इस उदासीनता को देखते हुए घर के किसी भी सदस्य ने उसे आज तक एक शब्द भी नहीं कहा था, बल्कि तीनों वक्त माँ उन सबको एक साथ खाने की मेज पर बैठाकर बहुत लाड से गरम खाना खिलाया करती थी और अपनी इकलौती बहू को तो खिलाते वक्त उसके चेहरे से लाड टपकता था। वाणी की रसोई में जाने की अनिच्छा भांपकर माँ खुद ही अपने लिए फुलके सेक लिया करती थी, पर फिर भी वाणी के प्रति उनके लाड दुलार में कोई कमी नहीं आई थी। उन सभी का ये मानना था कि नितांत अनजाने घर, अनजाने परिवेश से आई एक लड़की को ससुराल के नए परिवेश के रहन सहन, आचार विचार अपनाने में बहुत वक्त लगा करता है। इसीलिए वे सब, यानी कि भावना और माँ, अत्यंत धैर्य से वाणी के मन को अपने निश्चल निस्वार्थ प्रेम से अपने परिवार का एक अंतरंग सदस्य बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी वाणी को उसके मौन कवच से बाहर निकाल पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। उन्हीं दिनों घर की आया कुछ दिनों तक नहीं आई थी। उसने और माँ ने ही मिलकर घर के सभी काम किए थे। वाणी के कमरे का झाड़ू पोछा व सफाई भी वह करती आ रही थी। वाणी और भाई के कपड़े भी घर भर के कपड़ों के साथ उसने ही धोए थे। सुबह शाम की चाय वाणी के कमरे तक पहुंचाना भी उसने अपने काम में शुमार कर लिया था। सारा वक्त उसे गंभीरता पूर्वक अपना शोध प्रबंध लिखने में व्यस्त देख भावना करीने से उसकी थाली सजाकर उसके कमरे में ही उसे गर्मा गर्म फुल्का खिलाया करती थी। लेकिन न जाने वो लड़की किस मिट्टी की बनी हुई थी। इन सब अपनत्व, ममता भरे हाव भावों के बावजूद वाणी इस लगाव की भाषा को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन वाणी के कमरे की सफाई करते समय भावना की नज़र उसके गले में पड़ी एक सुंदर नाजुक चेन पर पड़ गई और वह बोल उठी, वाणी, ये चेन कब बनवाई तुमने? इसकी गठन तो बहुत बारीक और सुंदर है। वो झट बोल पड़ी, ये चेन तो मेरी मौसी का उपहार है, जिसे देते समय उन्होंने कहा था कि ये चेन तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। वाणी ने किसी काम से अपनी अलमारी खोली और भावना की नज़र उसकी एक बहुमूल्य आकर्षक साड़ी पर पड़ गई। उसके मुंह से हठात ही निकल पड़ा, ये साड़ी भी तुम्हारी विदेशी लगती है।
यहाँ ना तो ये कपड़ा मिलने वाला है और ना ही ये अद्भुत रंग संयोजन। भावना की इस टिप्पणी पर वाणी ने कहा था, दीदी, ये विशुद्ध मलमल सिल्क की है। ये मेरी भाभी ने शादी के तोहफे के रूप में दी है। ये कहते हुए कि इन्हें मैं किसी भी हालत में किसी को भेंट में न दूं, कोई मांगे तो भी नहीं। वाणी की बातों को सुनकर इस बार भावना के जहन में जोरों की घंटी बज उठी थी। ये क्या, कहीं वाणी अपनी चीजों की प्रशंसा को मेरी अप्रत्यक्ष फरमाइश तो नहीं मान रही। वाणी की इन टिप्पणियों को सुनकर भावना दिन भर इसी उधेड़बुन में खोई रही। वो अपने उच्च जहीन परिवार की उच्च शिक्षित लड़की, और इतनी रुग्ण मानसिकता। इसीलिए तो बड़े बुजुर्गों द्वारा तय किए हुए विवाहों को जुआ कहा जाता है। अच्छे स्वभाव का जीवन साथी मिल गया तो अच्छी बात, वरना जिंदगी भर सिर पकड़े बैठे रहिए और जीवन साथी के बेमेल अभाव से तालमेल बैठाते रहने की कोशिश में एक असहज जीवन जीने का अभिशाप ढोते रहिए। भाई के लिए मन पीड़ा से भर आया था कि वो जीवन को ताउम्र कैसे निभा पाएगा। इन कुछ ही दिनों में भावना ने वाणी का स्वभाव अच्छी तरह से परख लिया था और कहा था कि वाणी के साथ निभाने की भरसक कोशिश उसे ही करनी होगी और अत्यधिक धैर्य व सहिष्णुता के साथ उसे उसका मन जीतने के प्रयास करने होंगे। माँ को भी उसने ये बात भली भांति समझा दी थी। आखिर रक्षाबंधन का दिन आ ही गया। बड़े लाड से उसने भाई की कलाई पर सुंदर राखी बांध असीम स्नेह भाव से उसके माथे को चूम लिया था। वाणी की चूड़ी में भी सुंदर सा रेशमी जरी के काम वाला लुम्बा बांध उसके माथे पर भी उसने सहज स्नेह भाव से अपना स्नेह अंकित कर दिया था। सदा की ही भांति भाई ने राखी बंधवाई थी। एक सुंदर सी बहुमूल्य साड़ी उसे भेंट में दी थी और भावना ने भी भैया भाभी को अपने तोहफे देने का यही सही मौका समझ अपने लाए उपहार दोनों को थमा दिए थे। भाई तो खैर सदा से ही उसके तोहफे बड़ी खुशी खुशी स्वीकार करता आया था। शादी से पहले तो वह बहन से अपनी मनपसंद चीजों को मांग लिया करता था, लेकिन न जाने क्यों मोतियों का इतना सुंदर जड़ाऊ सेट पाकर भी वाणी खुश होने के बदले न जाने किस सोच में डूब गई थी। उसको खुश न देखकर भावना पूछ बैठी थी, क्या हुआ वाणी, क्या ये सेट पसंद नहीं आया? आजकल तो इसका बहुत फैशन है। वाणी के जवाब ने उन सभी को अचंभित कर दिया था। दीदी, रक्षाबंधन पर तो हमारा आपको उपहार देना जचता है। यूं मुझे इतना कीमती तोहफा देकर आप तो भाई के सिर पर अपना बोझ लाद रही हो। अब आप हुई हमारी ननद। आपके उपहार के बदले में भी तो अब हमें कुछ देना ही पड़ेगा ना। आप हमारे लिए इतने महंगे तोहफे उपहार ना ही लाया करो तो अच्छा रहेगा। और फिर अक्षत की ओर मुखातिब होकर वो बोली थी, देखो जी, ननद जी को देने में जरा भी कोताही मत बरतना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई ये कहे कि भाभी ने आकर भाई को पट्टी पढ़ा दी। मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है, अपनी बहनों को जो चाहे दो। मैं कभी तुम्हारे आड़े नहीं आने वाली। बहनों का तो बस एक ही रिश्ता होता है भाइयों से, और वो है लेने का। तुम्हारे माथे तो 5 बहनें हैं, अब निभाना तो होगा ही उन्हें, चाहे जी करे ये चाहे मर कर। सहज स्नेह के प्रतीक उन उपहारों के बदले इतनी कड़ी आलोचना सुननी पड़ेगी, भावना ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसीलिए वहां खड़े माँ, बाबूजी, भाई सभी के सभी हतप्रभ हो उठे थे। उसी दिन शाम को घर वापस लौटने के लिए उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। भाई के कमरे के सामने से गुजरते हुए अनायासी वाणी के कठोर शब्द कानों में पड़े थे। क्यों जी, ये दीदी क्या हमेशा यूं ही इतने महंगे उपहार दे देकर जाती हैं? फिर तो वापसी में इन्हें भी इतने महंगे उपहार देने की आफत आती होगी। देखो जी, एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं अपने मायके से लाई चीजों में से एक तिनका भी नहीं देने वाली। इन लोगों को जो कुछ भी लेना देना हो उसे तुम्हें अपनी तनख्वाह से ही देना होगा। तभी अक्षत के तीखे स्वर कानों में पड़े थे। ये क्या, तुम दीदी के लाड प्यार को लेन देन के तराजू पर तोलने लगी? इस घर में आज तक तो हमने दीदी के इतने प्यार भरे तोहफों को
कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा कि इन्हें देकर दीदी ने अपना बोझ हम पर लाद दिया। स्नेह भरे इन तोहफों में लिपटी अपनत्व और प्यार की खुशबू भी पहचानना सीखो। इनसे जुड़ी उनके निश्चल प्यार की अनमोल भावनाओं को पहचानना सीखो। लेन देन में मिलने वाली बेहिसाब खुशियों की सुखद अनुभूति की पहचान करना सीखो। नहीं तो जिंदगी भर बस उसकी कीमत के जोड़ घटाव में ही अपना समय जाया कर बैठोगी। भाई के मुंह से अपनी ममता का सही मोल आंके जाने के सुखद एहसास ने भाभी के कड़वे स्वरों से उमड़ आए आंखों के आंसुओं को भीतर ही भीतर सुखा डाला था। भाई के विवाह के बाद पड़े पहले रक्षाबंधन की कटु यादें उसकी स्मृति में हमेशा जीवन के कड़वे अनुभवों में शायद सदैव सबसे ऊपर दर्ज रहेंगी। इस बार करीब 2 वर्षों की लंबी अवधि बीत जाने पर भाई के साथ भाभी के न्योते का भी मनुहार भरा खत पाकर उसका मन रक्षाबंधन का त्योहार वहीं मनाने के लिए मचल उठा था। सो 2 दिन के संक्षिप्त प्रवास की तैयारी कर वो भाई के घर पहुंच गई थी। वे 2 दिन कितनी जल्दी बीत गए थे, वाणी को पता भी न चला था। हाँ, इस बार ये गनीमत जरूर रही थी कि संक्षिप्त मायके प्रवास से वो किसी खास अप्रिय कड़वे अनुभव की सौगात साथ नहीं लाई थी। हमेशा की तरह भाई के लिए उसने एक बहुत सुंदर सा स्वेटर खरीदा था, लेकिन पिछली बार के कटु अनुभव से सबक सीख उसने वाणी के लिए कोई भी उपहार महंगा या सस्ता नहीं खरीदा था। भाई का उपहार तो उसने मौका देख अकेले में उसे थमा दिया था। रक्षाबंधन वाले दिन भाई और भाभी को राखी बांध भाभी को उपहार स्वरूप उसने एक सुंदर और काफी कम कीमत का हल्का सा चांदी का सेट उपहार में दिया था। माँ इस बार घर पर नहीं थी, सो चलते वक्त भाभी ने उसे एक सोने की गिन्नी थमाई थी, ये कहते हुए, इस बार आप 2 साल बाद आई हो। जाते वक्त माँ जी ये गिन्नी मुझे आपको देने के लिए कह गई थी। वाणी से विदा लेते वक्त उसके द्वारा भेंट स्वरूप दी गई गिन्नी को उसने वाणी की मुट्ठी में हौले से सरका दी थी, ये कहते हुए, भाभी आजकल हम जरा तंगी में चल रहे हैं, तो कोई खास उपहार आपके लिए नहीं जुटा पाई। मेरी तरफ से यही रखो, मेरी प्यार भरी सौगात समझकर। 2 दिनों के संक्षिप्त प्रवास की यादों में डूबते उतराते वापसी की यात्रा आंखों ही आंखों में कट गई थी। घर पहुंच पति का खुशनुमा सानिध्य भी पिछले दिनों की यादों को अवचेतन में धकेल पाने में असमर्थ रहा था। तभी शाम को फोन की घंटी घनघनाई थी और फोन पर वाणी की आवाज ने भावना को आश्चर्य के सुखद एहसास से चौंका दिया था। दीदी, ठीक ठाक पहुंच गई ना? इस बार तो आपका आना ना आना बराबर ही रहा। कहीं मायके में भी बस 2 दिन के लिए आया जाता है। अब दशहरे पर आपको जीजा जी के साथ यहाँ आना है, पूरे महीने भर के लिए, जिससे कि फुर्सत से आपके साथ का आनंद उठा सकूं। दीदी, प्लीज वादा कीजिए कि आप जरूर आएंगी। बोलो ना दीदी, आओगी ना? वाणी के सरस मिश्री से घुले स्वर कानों में मधुर घंटी से घनघना उठे। भर्राए स्वरों से भावना बस यही कह सकी थी, हारी, तू इतने प्यार से बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो कभी हो सकता है? दशहरे की छुट्टियों में हम जरूर आएंगे। ठूंठ से सूखे एक नए रिश्ते को अपनी ममता के धूप पानी से सींच और बदले में उसे अपनत्व की हरियाली से हरा भरा देख भावना का खोया विश्वास एक बार फिर से निस्वार्थ प्यार की तिलस्मी गुणात्मक ताकत में पुख्ता हो उठा था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।